सोचो ऊपर वाले ने आपको एक लाइफ दिया और उस लाइफ के अंदर आपके पास गोल्स ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, तो आपकी लाइफ है नहीं है। विदाउट ड्रीम्स एंड विजन पीपल पेरिश। ये लाइन मैं नहीं कह रहा, ये लाइन बाइबल कहती है। अब इससे आपको ये तो समझ आया होगा कि यार हमारे लिए लाइफ में गोल्स को सेट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम गोल सेटिंग नहीं करेंगे, हमारे पास गोल्स नहीं होंगे, तो हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है। एक जो क्रूज शिप होती है उसकी जो प्राइस होती है वो कई हज़ारों करोड़ होती है, और वो जो शिप होती है अपने डेस्टिनेशन से निकलती है ए डेस्टिनेशन से, उसको बी डेस्टिनेशन पर जाना है। अब वो ओशन के थ्रू जाती है। अब यार ओशन में तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ट्रैफिक लाइट है कि यार कोई पुलिस वाला है समझाने के लिए कि आपको ये रूट लेना, ये रूट लेना, कुछ नहीं होता भाई, चारों तरफ पानी है। अगर उसके पास एक चीज़ नहीं होगी, हो सकता है उस चीज़ की वजह से वो रास्ता भटक जाएगी, और हो सकता है कि वो समुद्र में इधर उधर चलती रहेगी, और वो एक चीज़ जो उसकी हेल्प करती है वो होता है कंपास। सोचो हज़ारों करोड़ की शिप में जो एक सिंपल सा टूल होता है वो होता है कंपास। उसकी प्राइस हो सकती है 5,000, 10,000, जिसके बेसिस पे कई हज़ारों करोड़ों का शिप टिका हुआ है, जिस पर कई हज़ारों जिंदगियां डिपेंडेंट होती है। तो सोचो यार, उसके पास एक चीज़ है जिसके बदौलत वो चल रहा है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास भी हमारी लाइफ में गोल्स होंगे तो हमारे लिए सोचो ना कितनी बढ़िया बात है। लेकिन हमारी लाइफ में अगर गोल्स ही नहीं है हमारे पास, तो हम तो ऐसे भटकते रहेंगे इधर उधर। एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई थी बाय दी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और उस रिसर्च के अंदर 100 स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करी गई थी जो कि अपने कॉलेज के डिग्री के लास्ट ईयर में थे, और उन 100 से पूछा गया कि कितने लोगों ने अपने जो लाइफ में गोल्स है उन्हें सेट कर रखा है। 83% स्टूडेंट्स ने कुछ भी गोल सेट नहीं कर रखे थे। बाकी के जो 13% थे उन्होंने अपने कुछ गोल्स वगैरह सेट कर रखे थे कि यार उन्हें बस अपने दिमाग में थॉट्स ला लिए कि ये करना है, गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है। और बाकी के बचे 3% लोगों ने, 3% स्टूडेंट्स ने अपने गोल्स को रिटन डाउन करा था, लिखा था कि हमें एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या है। जब 10 साल बाद इन सेम स्टूडेंट्स पर रिसर्च करी गई, जो 83% स्टूडेंट्स थे वो कुछ नहीं कर रहे थे, जो 13% थे वो स्टूडेंट्स ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, जिन्होंने बस सोचा था अपने गोल्स के बारे में, और जो 3% थे वो 13% से भी ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, 10-20 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। तो आप सोच सकते हो यार, अगर आप अपने गोल्स को लिखते हो तो उनमें कितनी ज़्यादा पावर होती है। एक ऐसा किस्सा जिसके बारे में आपने सुना होगा, जब जापान पर यूएस ने अटैक करा था, उस न्यूक्लियर अटैक के चलते हुए कितने लोगों की जिंदगियाँ गई थी। कैसी आज भी आप देखते होगे यार, नागासाकी में और हिरोशिमा में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है। तो आज सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ गया वो बॉम्ब, वो न्यूक्लियर अटैक कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ गया। अब क्या होता है, जो 5 साल होते हैं ना जापान के लिए, 1945 से लेकर 1950 तक, वो बहुत ज़्यादा गंदे आप कह सकते होते हैं, क्योंकि जापान के अंदर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। जो सॉइल थी, जो लैंड था वहाँ का, उसकी फर्टिलिटी जा चुकी थी, वो बिल्कुल भी कोई क्रॉप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता था। और जो जापान के लोग थे वो खुद डीमोटिवेशन में आ गए थे, भाई ये हो क्या गया हमारे साथ, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो वहाँ के लोग क्या करने लगे थे, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था अदर कंट्रीज में, लाइक चाइना में कुछ लोग जाने लगे, और भी कंट्रीज में कुछ लोग जाने लगे। तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि यार हमारे देश के लोग ही जब हमारे कंट्री को छोड़कर जा रहे हैं तो क्या ही फायदा है यार, हम क्या ही करेंगे, हम कैसे इस कंट्री को चलाएंगे। अब क्या होता है, एक मीटिंग होती है बाय द अथॉरिटीज ऑफ जापान। वो लोग वहाँ पर बैठ कर क्या करते हैं, वो लोग वहाँ पर बैठकर एक मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि जो लोगों की इमिग्रेशन हो रही है उसे कैसे रोका जा सकता है, और जापान को और ज़्यादा कैसे डेवलप करा जा सकता है। अब उस मीटिंग में क्या होता है, जापान अपने गोल लिखता है कि 1960 तक, मतलब 1950 से लेकर 1960 तक जो जापान है वो नंबर 1 बनेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब यार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो नंबर 1 कैसे बन सकता है, बाकी जो लैंड है, बाकी जो लैंड की फर्टिलिटी है क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने की, वो बिल्कुल कम हो चुकी है। क्योंकि आप सोच सकते हो, हर न्यूक्लियर जब अटैक होता है तो उस कंट्री का क्या हाल हो जाता है। तो फिर भी जापान जो होता है वो नंबर 1 बन जाता है अगले 10 साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। अब 1960 में वापस से मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के अंदर पता है क्या डिसाइड करा जाता है, उस मीटिंग के अंदर डिसाइड करा जाता है कि हमने हमारा एक टारगेट अचीव कर लिया, गोल अचीव कर लिया, अब हम डिसाइड करेंगे कि हम नंबर 1 बनेंगे इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बट वहाँ के लोग कहते हैं, जो मीटिंग में लोग होते हैं वो कहते हैं कि जापान स्टील में कैसे नंबर 1 बन सकता है, क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन और ओर चाहिए होता है, जो कि दोनों ही जापान में प्रोड्यूस नहीं होता। तो वहाँ की अथॉरिटी कहती है कि नहीं, हमें कहीं से भी इंपोर्ट करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हम नंबर 1 बनेंगे। जापान अगले 10 साल का विजन लेता है और वो नंबर 1 बन जाता है इन दी स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जापान 1970 में वापस बैठता है, और बैठने के बाद वापस से मीटिंग होती है, और वो अब डिसाइड करता है, अपने गोल्स को लिखता है। अब वो नंबर 1 बनेगा इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और 1981 तक जापान नंबर 1 भी बन जाता है इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो आप सोच सकते हो, अगर आप अपने गोल्स को लिखते हो, आपके पास लिखे हुए गोल्स है कि अगले 6 महीने में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है,
शॉर्ट टर्म में क्या करना है, मिड टर्म में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आपके लिए सक्सेस के दरवाजे इतने खुल जाएंगे आप इमेजिन नहीं कर सकते। बस आपको लिखना है और उन गोल्स के लिए काम भी करना है। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको उन गोल्स के लिए काम भी करना है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे तो फॉलो भी कर लेना।